हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं जो यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ठीक है, जो 41 क्वेश्चन का है मैंने हिस्ट्री के कराने के लिए एकदम डिटेल में। तो इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां होगा। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट लगा लिए थे और 4 प्रैक्टिस सेट में से 3 प्रैक्टिस सेट थे एंसेंट हिस्ट्री के, और जो चौथा प्रैक्टिस सेट था तो उसमें हमने मध्यकालीन भारत का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ठीक 4 में से 3 एंसेंट हिस्ट्री के थे और एक था मध्यकालीन भारत का। तो चलिए ये एक और मध्यकालीन भारत का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, यानी कि मेडिवल हिस्ट्री का। और इसमें हम देखेंगे खिलजी वंश को डिपेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, लगभग 100 प्लस हैं। तो चलिए थोड़ा तीव्र गति से ही चलते हैं। अगर किसी ने वो 4 प्रैक्टिस सेट ना देखे हों तो जाके यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिपेंड। दीवान अर्ज विभाग संबंधित था, तो ये क्या था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक रक्षा विभाग था डिफेंस, यानी कि डिफेंस विभाग था ये, रक्षा विभाग। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसी में कई बार मिलान करने के लिए पूछा है कि दीवान अर्ज किसने चलाया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था और ये एक रक्षा विभाग था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण वाला है। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था। और कारण क्या कहता है? वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। वो कारीगर का वेतन वगैरह से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये सही है डिपेंड, ये सही है, और गलत है ऑप्शन नंबर सी डिपेंड्स, याद रखना। और ये कई बार ऐसे पूछा जाता है कि दिल्ली में बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी का कोई टारगेट नहीं था, मतलब बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करके जो उसके कारीगर जो राजभवन बना रहे थे उनके कारीगरों को वेतन देना था, इसके कोई लेना देना नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सही है और गलत है डिपेंड। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर क्या कहता है? अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था, ये सही है। उसने दक्षिण अभियानों का विलय नहीं किया डिपेंड, तो ये सही है। दोनों सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है और यहाँ पर व्याख्या भी सही करता है डिपेंड्स, याद रखना। जो इससे पहले मैंने जो प्राचीन क्या कहते हैं मध्यकालीन भारत का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कराया था ना, तो वहाँ पर शायद मैंने ये बता दिया था जल्दी जल्दी में कि जो मलिक काफूर था तो वो बलबन के शासनकाल में था। वो बलबन के शासनकाल में नहीं था, वो था अलाउद्दीन खिलजी के काल में। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो दक्षिण के अभियान वगैरह की जो बागडोर सौंपी थी, तो प्राइम टारगेट जो दिया गया था दक्षिण अभियान को जीतने के लिए वो मलिक काफूर को दिया गया था ठीक है। और इसको 1000 दिनारी वगैरह कहते थे, जो मैंने गलती से बता दिया कि मलिक काफूर बलबन के दरबार में था, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। अभी हम आगे देखेंगे ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है ठीक है। यहाँ जरूर देखना कि पूछा क्या है। तो चलिए देखते हैं। उसने कृषक जमीन की पैमाइश के बाद जमीन पर माल गुजारी वसूली, ये सही है ठीक। ये कृषक है और ये आप कृषक ही समझना ठीक, यानी कि जो किसानों की भूमि होती थी कृषक भूमि। आगे चलिए दूसरा क्या कहता है, उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, तो पूरी सल्तनत में लागू नहीं था ठीक। और तीसरा क्या कहता है, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था। तो ये सही है। पहला तीसरा कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन नंबर सी में बता रहा है ठीक। यहाँ पर देखिए जोर दिया गया है, उसने पूरी सल्तनत पर लागू नहीं किया था ठीक। कुछ अपने मतलब कुछ राज्य के अधिकार क्षेत्र में लागू किया था। आगे चलिए यहाँ पर कथन कारण वाला है, देखिए क्या कहता है कथन कारण ठीक। तो देखिए ये ठीक, अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया था, ये सही है। वह मंगोलों को दिल्ली ठीक है, वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था, तो क्या इसी वजह से उसने करवाया था दुर्ग का निर्माण ठीक। तो ये ए आर दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा ठीक। मंगोलों से सुरक्षित करने के लिए कराया तो था, लेकिन यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए दीवान ए अर्ज ठीक, दीवान ए मुख्तराज ठीक, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दीवान ए मुख्तराज किससे संबंधित था? तो ये था भू विभाग से। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी पीसीएस में कई बार मिलान करने के लिए पूछा है। यहाँ देखिए ऊपर भी यूपी पीसीएस में पूछा और यहाँ भी ठीक। दीवान ए मुख्तराज विभाग की स्थापना की गई थी, तो बताइए किसके लिए की गई थी? तो ये बकाया लगान वसूलने के लिए दीवान ए मुख्तराज डिपार्टमेंट बनाया गया था, ऐसे याद रखना। आगे चलिए निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, दीवान ए मुख्तराज, तो ये देखिए कितनी बार पूछा है ठीक। तो इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ये देखिए ऊपर 2 बार पढ़ के आए पीसीएस और यहाँ भी पीसीएस।
आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था, तो ये किससे था? तो सभी प्रकार के गल्लों का भाव सुनिश्चित करने से। ठीक है, ये गल्ला मतलब अनाज की बात हो रही है। तो इस काल में जितने भी अनाज वगैरह होते थे उन सब पर भाव नियंत्रण यानी कि जो मूल्य दर वगैरह थी उसको कंट्रोल करने के लिए। आगे चलिए, बाजार नियंत्रण प्रथा तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसको अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था? तो ये किया था दीवान ए रिसाला। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, एक सेकेंड, अगला देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? तो ये था दरोगा ए मांडी। ठीक है, तो दरोगा ए मांडी का कोई संबंध नहीं था। ठीक है ना, बाजार नियंत्रण प्रणाली से दरोगा ए मांडी का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि दरोगा वगैरह क्या थे? तो ये कोतवाली करते थे। ठीक है ना। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? ठीक है ना, बाजार सुधार नियम किसने बनाए थे? तो ये कई बार हो चुका है, तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्न मुसलमान सुल्तानों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो वही बाजार नियंत्रण पद्धति की बात हो रही है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ठीक है ना। आगे चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? तो ये थे काकतीय वंश। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मलिक काफूर। ठीक है, तो ये देखिए आ गया, मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों की अति विश्वसनीय वृत्तांत किसने दिया? तो मलिक काफूर ने जब दक्षिण के अभियानों को चलाया था या फिर जीता था दक्षिण प्रदेशों को, तो उसका वृत्तांत देता है ये अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो ने इसका वृत्तांत दिया दक्षिण भारत के अभियानों का, मलिक काफूर। आगे चलिए, विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, एक सेकेंड। ठीक है, सब चलिए, अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण को जीता था। ठीक है, आगे चलिए, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को लगभग 50% कर दिया था, यानी कि भू राजस्व कर की दर 50% तक ले गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने 50% टैक्स लगा दिया था, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, दिल्ली का किस सुल्तान ने उत्पादन और उपज का 50%, तो वही बात आगे 50% कर लगा दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अलाउद्दीन खिलजी आंसर। आगे देखिए क्या कहता है, सुल्तान जिसने भू राजस्व दर को बढ़ाकर 50% कर दिया? तो ये देखिए कई बार बता दिया, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप समझा तो रहे नहीं हो। डिपेंड, जो एंसेंट हिस्ट्री है रामशरण शर्मा की बुक से, मध्यकालीन भारत बिपिन चंद्रा की बुक, सतीश चंद्रा की बुक से, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो बिपिन चंद्रा की बुक से ऑलरेडी एक एक चैप्टर की एक एक लाइन का एक एक वर्ड डिफाइन किया हुआ है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में, मतलब पूरी थ्योरी करवा रखी है। और उन्हीं तीनों बुक का निचोड़ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, उन तीनों बुकों का निचोड़ प्रोवाइड कराने के बाद उन तीनों बुकों के लगभग सारे MCQ भी करा दिए हैं। ठीक है ना, इसलिए मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो MCQ वगैरह देखना चाहते हैं तो एंसेंट हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, मध्यकालीन भारत और मैराथन वीडियो के नाम से भी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आपने वहाँ जाके देख सकते हैं उन तीनों बुकों का निचोड़ MCQ फॉर्म में, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा कुछ डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। आगे चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायण की उपाधि दी थी? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दी थी रामचंद्र देव को, ये ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित सपुत्रों में से कौन, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यापाली, ठीक है, झत्यापाली से उत्पन्न हुआ था, मतलब झत्यापाली का बेटा कौन था? ये क्वेश्चन कोशिश कर रहा है, तो ये है शहाबुद्दीन उमर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये UPPC में पूछा है। ठीक है, तो अलाउद्दीन का जो पुत्र वगैरह थे, तो झत्यापाली की कोख से कौन पैदा हुआ था? तो ये हुआ था शहाबुद्दीन उमर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक, तो ये कई बार बता दिया, ये था रामचंद्र देव। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, 27वां नंबर, निम्नलिखित में से दक्षिण के किस राजा को रायरान की पदवी दी गई थी? तो ये दी गई थी रामचंद्र देव को। आगे देखिए, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? तो दक्षिण अभियानों में कौन उसके साथ था? तो अमीर खुसरो, ये ऊपर अभी बताया ना, और इसी ने इसका पूरा वर्णन किया है, यानी कि पूरा इतिहास बताया हम अमीर खुसरो ने दक्षिण भारत के अभियानों का। आगे चलिए, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों में उसके साथ था? तो ये देखिए, ये UPPC का पूछा है, ये है अमीर खुसरो। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर के विरुद्ध था
द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध धारण किया था? तो बताइए किसने किया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया है? तो ये किस रचना में मिलता है? तो मिलता उफ फतूल। ठीक है, ये जो दक्षिण के अभियानों का वर्णन यानी कि सैनिक अभियानों का वर्णन अमीर खुसरो ने दिया है। तो अमीर खुसरो की कौन सी कृति है? तो ये रचना है मिलता। ठीक है, मिल्फा क्या लिखा है ये? ठीक है, तो ये है मिफ्ता। ठीक है, मिफ्ता उल फतूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मिफ्ता उल फतूह। ठीक है, आगे चलिए। और अमीर खुसरो की एक और रचना है जिसका नाम है आंशिका। ठीक है, अंशिका, ये यूपीपीसीएस में कई बार पूछी है, इसको याद रखना। अंशिका को ये है अमीर खुसरो की। आगे चलिए। दिल्ली का सुल्तान जिसन, ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी या पदवी धारण की थी? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। आगे चलिए। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा उसका विरोध करते थे, तो ये था अलाउद्दीन। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसने अब्बासी खलीफा की प्रभुसत्ता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं खलीफा घोषित हो गया, स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सब हम चैप्टर में देख चुके हैं डिटेल में। आगे देखिए। किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहा था? तो दूसरा सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को कहा था। तो ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए। किसने किसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों को कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण किया है? तो ये किया है इसामी। ठीक है, इसामी तथा बर्नी ने। ठीक है, ये मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी ने एक ही दिन में बहुत सारे मुसलमानों को मार डाला था, तो ऐसा बताते हैं इसामी और बर्नी। और ये IAS का पूछा हुआ है। आगे चलिए। दिल्ली दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्ला का पद धारण किया था? तो खलीफा उल्ला बना था कुतुब मुबारक खिलजी। ठीक है, कुतुब मुबारक खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। और ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। यहाँ पर मानचित्र वगैरह है। ठीक है, तो ये देखिए IAS का पूछा हुआ है, मतलब यह मैप का क्वेश्चन है। और यहाँ पर कहता है इन सैन्य अभियानों को मानचित्र के अकॉर्डिंग सजा दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। मलिक काफूर ने दक्षिण में किया था, तो दक्षिण का एरिया ये हो जाएगा। ठीक है, और ये चोल वगैरह कहाँ पर डटे हुए थे? तो ये चोल वगैरह डटे हुए थे ये गुजरात वाले एरिया पे। ठीक है, तो ये राजेंद्र चोल वगैरह इधर आ जाएंगे बीच में, और चंद्रगुप्त मौर्य ये भी इसके थोड़े ऊपर आ जाएंगे, और हर्षवर्धन और भी ऊपर आ जाएंगे। ये हरियाणा वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ सजेगा। अगर मैप होता तो मज़ा आ जाता। ठीक है, बाकी आप याद रखना इनको। नेक्स्ट देखिए। ठीक है, अगर इसको आंसर देखना हो तो आंसर है अपना डी। ठीक है, एक मिनट रुको, यहाँ पूछ क्या रहा है। मानचित्र पर ध्यान दीजिए। मानचित्र के निर्देश मार्ग के अनुसरण करते हुए सैन्य अभियानों में किसने दिया था? तो ये मलिक काफूर ने दिया था। ठीक है, मलिक काफूर का मैंने ऊपर बता दिया ना। दक्षिण अभियानों की बात हो रही हो तो दक्षिण भारत में इधर का इलाका वगैरह सारा कुछ जीत लिया था मलिक काफूर ने। ठीक है, बाकी मैंने आपको पूरा ही पूरा बता दिया। जो हर्षवर्धन था तो ये हर्षवर्धन हरियाणा के थानेश्वर यानी कि कुरुक्षेत्र जिले में इसकी राजधानी वगैरह थी, तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ये चोल वगैरह डटे हुए थे किधर? ये गुजरात वाले एरिए पे, और फिर बाद में ये क्या कहते हैं बंगाल वगैरह में इधर चले गए थे। ठीक है, बाकी आप देख लेना। आगे चलते हैं। ठीक है, नव मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे दिल्ली के पास। ठीक है, दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, इनको कहते थे नव मुसलमान। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते कि नव मुसलमान वगैरह कौन थे? तो दिल्ली के आसपास जो भी एरिए में मंगोल के वंशज थे और उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था या अपना लिया था। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसको 1000 दिनारी? तो ये बता दिया, मलिक काफूर को कहते थे 1000 दिनारी। ये पैसे से एक थर्ड जेंडर था और इसको $1000 में कह लो या 1000 रुपये में कह लो या फिर 1000 दिनार में ख़रीदा था, इसी वजह से इसको 1000 दिनारी कहते हैं। ठीक है, और इसी को कैप्टन बना के दक्षिण भारत के अभियानों को जीतने के लिए मलिक मलिक काफूर को भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आगे देखिए। अलाउद्दीन खिलजी के जो 4 सेनापति थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन 4 खान, ठीक है, यानी कि 4 सेनापति थे और वो सारे के सारे खान थे। ठीक है, तो 4 खान अलाउद्दीन खिलजी को अति विश्वसनीय थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो 4 सेनापति थे जिन पर वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था यानी कि विश्वास करता था, तो वो कौन कौन से थे? तो ये थे अलप खां। ठीक है,
उलुग खां, नुसरत खां और जफ़र खां। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जिसमें से कि ये नुसरत खां और ये जफ़र खां मारा भी गया था, जो हम अभी आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उसे सोरा की चिंता नहीं है? तो बताइए किसने कहा था कि उसे सोरा या फिर सरा की चिंता नहीं है? तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों ने उसके सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, तो ये मैंने बता दिया ना अभी किसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये हो गई थी जफ़र खां मारा गया था मंगोलों के साथ लड़ते हुए। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं करता था, क्योंकि उलेमा इसका विरोध वगैरह करते थे। आगे चलिए, राज कार्यों में उलेमा का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मुस्लिम शासकों में से कौन लूट से धन प्राप्त का 80% राज्य का कर के रूप में लेता था? तो ये लेता था, बताइए कौन? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। फ्रेंड्स, जो इसके सेनापति वगैरह होते थे, तो वो किसी दूसरे राज्य से धन लूट कर लाते थे या सोना चांदी, तो उसका 80% जमा होता था अलाउद्दीन खिलजी के खजाने में। फ्रेंड्स, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के तिजोरी में जमा होता था 80%। मान लो आप 100 रुपये लूट के लाए, तो 100 का 80% मतलब 80 रुपये अलाउद्दीन खिलजी के पास जाएंगे और 20 रुपये आपकी जेब में जाएंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र हो गया। तो बर्नी ने ये कथन किसके लिए कहा है? तो ये कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। फ्रेंड्स, 1306 ईस्वी में 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों की सीमा के बीच क्या थी? तो ये थी सिंधु नदी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो 1306 के बीच और अलाउद्दीन और मंगोलों के बीच उस टाइम सिंधु नदी सीमा थी। आगे चलिए, 1303 में काकतीय शासकों की सेना में निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था, बताइए कौन था? तो ये था गाजी मलिक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो यूपी के हर एक एग्जाम में पूछा होगा। तो पूर्व का सिराज जौनपुर को कहते थे। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि शेरशाह सूरी ने अपनी स्टडी वगैरह कहाँ से की थी, तो जौनपुर से की थी। पूरब का सिराज कहते हैं जौनपुर को। अगर ये पूछ ले कि जौनपुर से किस शासक के खिलाफ फतवा जारी हुआ था, तो अकबर के खिलाफ जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। ये कई डीप लेवल में पूछ लेता। आगे चलिए, तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ कि वह अपने साथ भारत के शिल्पकार, राजमिस्त्री, निपुण कारीगरों को लेता गया। फ्रेंड्स, ताकि वह उनके जैसी ये इमारतें वह अपनी राजधानी में बनवा सके। तो बताइए ये किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा समरकंद। फ्रेंड्स, तो समरकंद में ले गया था जो तैमूर था। तो इसने दिल्ली पर आक्रमण, अपने इंडिया पर आक्रमण किया था 1398 में। तो जब अपने ये इंडिया में आया था, तो ये अपने यहाँ की वास्तुकला देखकर बहुत प्रभावित हुआ था, और फिर वह अपने साथ जाते जाते, मतलब यहाँ के जो शिल्पकार थे, मतलब जो इंजीनियर वगैरह थे, आर्किटेक्टर वगैरह थे, फ्रेंड्स, तो जो A1 क्वालिटी के कारीगर थे, तो उनको सबको अपने साथ ले गया था। फ्रेंड्स, ताकि वह उनसे उसी प्रकार की इमारतें बनवा सके या फिर अपनी राजधानी बनवा सके। फ्रेंड्स, तो ये समरकंद ले गया था उन कारीगरों को। फ्रेंड्स, समझ गए होगे। आगे चलिए, घड़ी तथा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखिए, निम्नलिखित नगरों में से किसे कुब्बत इस्लाम का नाम दिया गया है? तो ये दिया गया देवगिरी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट देखिए, नगद वेतन के बदले एकता का आवंटन बंद कर दिया था। तो ये कर दिया था खिलजी ने। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कथन कारण वाला है। तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। तो पहला पढ़ के सही लग रहा है, जो मोहम्मद बिन तुगलक था यानी कि MBT, तो इसने एक स्वर्ण सिक्का चलाया था जिसको इब्न बतूता ने दिनार कहा था। आगे चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार। अफ्रीका के साथ कोई व्यापार का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है।
तो मतलब ये सही है, आर गलत है। ठीक है ना, अब देखना कहाँ पर लिखा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बताता है ये सही है, आर गलत है। ठीक है ना, क्योंकि ये इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था तो ये अफ्रीका देशों के साथ व्यापार करने के लिए रुचि वगैरह रखता था। ठीक है, समझ गए होगे। ठीक है, तो ये तुगलक वंश, क्या बोल रहा हूँ, खिलजी वंश के 58 क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं आगे, अध्याय नंबर 21 पे चलते हैं और इसमें हम देखेंगे थोड़ा तुगलक वंश को। ठीक है, तो चलिए देखिए, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम शासन किया था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये था सैयद वंश, और ये UPPET का जो एग्ज़ाम हुआ था 16 अक्टूबर को, उसमें पूछा हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही। एक समय एक सेकेंड में यहाँ पर पूछा है सबसे कम समय तक शासन किसने किया था, तो ये ठीक है, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, सैयद वंश ने नहीं, खिलजी वंश ने किया था, और ये क्वेश्चन PET में पूछा हुआ था। ठीक है, तो सैयद वंश बोल दिया, उसके लिए सॉरी। आगे देखिए। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली छोड़े जाने के बाद 2 वर्षों तक वह स्वर्ग द्वारी नगर शिविर में रहा। ये ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये कई बार पूछा है। ठीक है ना, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली को छोड़कर 2 साल तक स्वर्गवासी शिविर में रहा था। क्यों? उस समय दिल्ली में भयंकर प्लेग प्लेग फैला हुआ था, यानी कि प्लेग की बीमारी फैली थी, इस वजह से इसको दिल्ली छोड़ना पड़ा था। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है, और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई, ये सही है। ठीक है, कारण क्या कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा मुद्रा निर्गमन का उचित नियंत्रण नहीं था। ठीक है, तो ये बताइए सही है। तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, बट यहाँ पर सही व्याख्या भी हो रही है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों सही हैं, और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है। ठीक है, जो इसने जो मतलब प्रतीक मुद्रा या फिर सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, तो इसकी जो योजना थी ये सफल हो गई, क्योंकि जो नगर वगैरह थे तो वहाँ पर हर घर घर में मतलब इसका सिक्का इतना मतलब बकवास था। जो सांकेतिक मुद्रा चलाई थी तो घर घर में मतलब वो सांकेतिक मुद्रा बनाने लगे थे लोग, मतलब सिक्के डालने लगे थे। इसी वजह से ये योजना फेल हो गई थी, और फिर इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा निर्गमन पर कोई उचित नियंत्रण नहीं था, इसी वजह से घर घर में लोग नोट छापने लगे थे। ठीक है, आगे चलिए। दीवान ए अमीर कोही नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी, तो बताइए किसने की थी। ये की थी MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, और ये देखिए कितनी बार पूछा है UPPCS में। ठीक है, IAS में पूछा है, और फिर झारखंड PCS में पूछा है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। अमीर कोही। ठीक है, तो अमीर कोही किसने, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया था, जिसका प्राइम टारगेट क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था, बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रतिभूमि को कृषि योग्य बनाना। ठीक है ना, ये प्रतिभूमि वगैरह क्या है ये सब हमने देख चुके हैं पहले ही। आगे चलिए। MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए अमीर कोही विभाग की देखभाल कौन करता था, ये करता था किसी की उन्नति। ठीक है, दीवान ए कोही विभाग की देखभाल करता था, तो ये कृषि की उन्नति के लिए, तो ये किसी की देख रेख करता था, दीवान ए अमीर कोही विभाग। ठीक है, समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर डी, कि जो दीवान ए कोही विभाग था तो ये कृषि की हर संभव कोशिश करता होगा, कृषि की देखरेख करता होगा। आगे चलिए। MBT ने कृषि के विकास के लिए निम्नलिखित में से नया विभाग आरंभ किया था, तो ये देखिए क्वेश्चन ऐसे भी बना है कि दीवाने को ही। नेक्स्ट देखिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रथम कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना बनाई थी, तो ये बनाई थी MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवाने को ही विभाग किस तरह के कार्य, ठीक है, किस तरह के कार्य देख रेख करता था, तो ये बता तो दिया, ये कृषि से संबंधित था। ठीक है, विभाग तो कृषि से कार्य का देख रेख करता था। आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसने कृषि के विभाग, ठीक है, कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकावी ऋण दिए या फिर तकावी बांटी, जिसे सौंदर कहते थे, तो ये तकावी ऋण किसने बांटे थे, तो तकावी ऋण बांटे थे ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, और ये तकावी ऋण वगैरह बांटे थे, तो इसमें से कुछ जो इसके जो सेनापति या सेना नायक कह लो, या इसी के जो दरबार के जो लोग थे, वो बहुत सारे पैसे खा गए इसके, तो तकावी ऋण की जो योजना वगैरह चलाई थी, और कुछ किसानों ने इनको वापस भी नहीं किया, तो जिसकी वजह से भट्टा बैठ गया था इसका। आगे चलिए। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासन में दीवान अमीर कोही विभाग,
तो ये कई बार बता दिया, ये कृषि से संबंधित था डिफेंस। आगे देखिए, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे चलिए, MBT की डिफेंस मोहम्मद बिन तुगलक की अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो ये ले गया था दौलताबाद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासन के काल में हुई? तो ये MBT के काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, अफ्रीका से डिपेंड। अगर अफ्रीका ऑप्शन में ना हो तो फिर आपको मिलेगा मोरक्को डिपेंड्स। ये देखिए, मूर देश का यात्री इब्न बतूता, तो ये MBT के काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखिए, इब्न बतूता जो कि प्रसिद्ध यात्री और विद्वान था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ये कई बार बता दिया। इब्न बतूता तो ये कहाँ का यात्री था? तो ये अफ्रीका का था। अगर अफ्रीका ऑप्शन में ना हो तो फिर मिलेगा मोरक्को। आगे चलिए, इतिहासकार बदायून ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो जब ये MBT मर गया था डिफेंड, तब इतिहासकार बदायूं ने कहा था कि प्रजा को अपने सुल्तान से और सुल्तान को अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई है। तो इसके मरने पर कहा था, क्योंकि ये MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक A1 क्वालिटी का पढ़ा लिखा बंदा था। ये सब कुछ सभी धर्मों का आदर वगैरह करता था, लेकिन इसके अंदर एक कमी थी, ये जो भी डिसीजन होता था ना, ये क्विक डिसीजन लेता था डिपेंड, एकदम फटाफट निर्णय ले लेता था, या फिर डिसीजन क्विक ले लेता था, और फिर बाद में उसका कोई भी मतलब कोई हानि हो या लाभ हो उस डिसीजन से तो कोई फ़ायदा नहीं था। इसके अंदर सबसे जल्दी तीव्र गति से डिसीजन लेने की बहुत जल्दी होती थी इसको, जिसकी वजह से इसके राज्य का बंटाधार हो गया डिपेंड्स। तो समझ जाना, और बाकी आप चैप्टर जाके पढ़ सकते हो, सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। आगे देखिए, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को अपनी राजा से, तो ये क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के मरने पर कहा था डिपेंड, इतिहासकार बदायूं ने डिपेंड। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा था राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के मरने पर कहा था। और ये देखिए, MP PCS यानी कि मध्य प्रदेश में PCS में पूछा हुआ है। आगे चलिए, हुजूर दिल्ली अभी दूर है यानी कि दिल्ली अभी दूर है, तो ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने डिपेंड। ये देखिए, UP PCS फिर PCS यानी कि 3 बार PCS में पूछा और हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया डिपेंड। आगे चलिए, दिल्ली के किस सूफी संत ने यह प्रसिद्ध कथन कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूरस्थ है डिपेंड? तो ये दिल्ली अभी दूर है, तो ये देखिए निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, और यहाँ भी PCS में पूछा हुआ है। आगे चलिए, दिल्ली अभी दूर है, ये चेतावनी किसने दी थी? तो ये बताइए, दिल्ली अभी दूर है ये चेतावनी दी गई थी, किसको दी गई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक को दी गई थी, क्योंकि ये गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया से मिलना चाहता था, और निजामुद्दीन औलिया कह रहा था कि अगर सुल्तान यानी कि गयासुद्दीन तुगलक मुझसे मिलने आएगा तो मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर वो इधर से आएगा तो मैं इधर से बाहर चला जाऊँगा, मुझे सुल्तान से नहीं मिलना है डिपेंड्स। आगे चलिए, कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया का शत्रु था? तो ये मैंने बता दिया ना, तो ये था गयासुद्दीन तुगलक, क्योंकि ये इससे मिलना चाहता था और ये मना कर रहा था। आगे चलिए, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, तो ऐसा कौन था? तो ये था MBT डिपेंड। ये मैंने बताया ना, ये पढ़ा लिखा बंदा था, बस इसके अंदर एक कमी थी, ये क्विक डिसीजन ले लेता था, मतलब फिर चाहे उस डिसीजन को लेने के बाद चाहे लाखों करोड़ों का हानि हो जाए या फिर लाभ हो जाए, कोई फ़ायदा नहीं होता था डिपेंड, ये क्विक डिसीजन ले लेता था। मतलब जब इसका बाप युद्ध जीत के आ रहा था, बंगाल को जीत कर आ रहा था, तो इसने मतलब एक क्विक डिसीजन ले लिया कि एक ही दिन में मतलब मेरा बाप आ रहा है, क्या कहते हैं, बंगाल को जीत कर, तो तुम इस खुशी में ना एक लकड़ी का महल बनाओ। और वो लकड़ी का महल इसने कहा था कि एक ही दिन में तैयार कर दो, और वो एक ही दिन में तो क्या तैयार होगा महल, एक दिन में तैयार थोड़ी होता है। तो लकड़ी का महल था, तो तैयार करवा दिया ऐसे ही टेम्परेरी। जैसे ही इसके बाप ने मतलब इस महल में कदम रखा, तो ये लकड़ी का महल था पूरा गिर गया, और इसका बाप इसमें दब कर मर गया डिफेंस। तो ये क्विक डिसीजन लेता था डिफेंस, लकड़ी का महल बनवा दिया, एक ही दिन में बनवा दिया, तो वो गिर कर मर गया, इसके बाप को निपटा दिया। फिर इसने अपनी मतलब फिर सांकेतिक मुद्रा वगैरह चलाई जल्दी जल्दी में, तो लोगों ने मतलब घर घर में सांकेतिक मुद्रा के सिक्के बनाने शुरू कर दिए डिफेंड। तो ये योजना भी फेल हो गई इसकी। फिर इसने मतलब किसानों को तका भी ऋण दिए, तो इसके काल के जो भी मतलब इसके मंत्री वगैरह थे, दरबारी मंत्री, तो वो आधा पैसा इसका खा गए,
और फिर कुछ किसान खा गए, उन्होंने लौटाए नहीं, इस वजह से भी ये योजना फेल होगी। कहने का मतलब ये है कि ये अभागा सुल्तान कहा जाता है डिफेंस। इसी वजह से जब ये मरा था तो इतिहासकार बदायूं ने कहा था कि आज अपनी मतलब आज इसकी प्रजा को राजा से मुक्ति और राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई है डिफेंस। इसको सब डिटेल में पढ़ाया हुआ है एकदम। तो ये देखिए कई बार बता दिया है डिफेंस कि सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो ये गयासुद्दीन तुगलक से मिलना नहीं चाहता था ये निजामुद्दीन औलिया, और इसने कहा था अगर सुल्तान एक दरवाजे से, मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर वो इधर से अंदर आएगा तो मैं इधर से बाहर चला जाऊँगा, और वो भी बिना चप्पल के, क्योंकि मुझे मिलना ही नहीं है। आगे चलिए। निम्नलिखित के सुल्तानों में से किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? तो बताइए जैनों के साथ किसकी फ्रेंडशिप थी? तो ये थी MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। मैंने बताया ना ये हर धर्म का इज्जत वगैरह करता था, लेकिन ये तीव्र डिसीजन ले लेता था। आगे चलिए। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जिन प्रभासूरी से आधी रात तक बातचीत की? तो बताइए किसने की थी? तो ये की थी MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो ये था तुगलक के काल में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। उस जैन संत का नाम बताइए जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था। तो ये क्या था? जिन प्रभासूरी। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी बना है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने होली का त्यौहार, ठीक है, होली का उत्सव मनाने में भाग वगैरह लेता था, होली के त्यौहार में भाग लेता था? ये MBT, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट देखिए। किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था? तो ये तुगलक वंश के काल में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। होली के त्यौहार में भाग लेने वाला दिल्ली का सुल्तान था, तो ये MBT। आगे चलिए। मैं मध्यकालीन भारत में किस मुस्लिम शासक ने होली खेली थी? तो ये देखिए कई बार पूछा है। तो ये होली खेली थी MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। मैंने कहा ना ये सारे धर्मों का आदर करता था, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, ठीक है, ये हर त्यौहार में भाग लेता था। बट कुछ लोग इसका विरोध करते थे, ठीक है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विवरण दिया है? तो डाक व्यवस्था के बारे में बताता है इब्न बतूता, ठीक है, यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक का काल था तो वहाँ पर डाक व्यवस्था चलती थी, तो ऐसा बताता है ये इब्न बतूता। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विवरण दिया है? तो ये बता दिया है इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए। ठीक है, तो ये सांकेतिक मुद्रा कितनी बार बता दिया? ये MBT ने चलाई थी। समझ गए होंगे कि सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, तो ये चलाई थी ऑप्शन नंबर बी यानी कि MBT। नेक्स्ट देखिए। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी का प्रचलन तो ये हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, ठीक है, और ये घर घर में छपने लगी थी, जिसकी वजह से इसका बेड़ा गर्क हो गया था। आगे चलिए। मोहम्मद बिन तुगलक के 4 योजनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है, तो ये 4 योजनाओं पर विचार कर देते हैं। तो चलिए देखिए, ठीक है, सबसे पहले इसने दोआब में राजस्व वृद्धि की थी यानी कि दूसरा। फिर उसके बाद राजधानी इसने परिवर्तित की, तो ये पहला आएगा। फिर आएगा चौथा, इसने फिर सांकेतिक मुद्रा चलाई थी यानी कि 4। और फिर आएगा खुरासान अभियान यानी कि 3, ठीक है, 2143 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए। अमीर, ठीक है, आमिर ए सदो की नियुक्ति करने वाला प्रथम कौन था? तो ये था MBT। आगे चलिए। किसने कहा था कि मेरा राज्य ऋण हो गया? ठीक है, ये सिंपल वे में समझिए, ये बकवास लिखी हुई है, ठीक है, सिंपल वे में समझिए। ऐसा कहा था इस मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था कि मेरा राज्य बीमार हो गया है, अगर कोई डॉक्टर उसको ठीक करता है, ठीक है, ठीक है, अगर कोई डॉक्टर उसको ठीक करता है तो उसे सर दर्द हो जाता है, अगर सर दर्द ठीक होता है तो फिर बुखार हो जाता है, अगर बुखार ठीक करने की कोशिश होता है तो वो कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था अपने राज्य के बारे में कि मेरा राज्य ऋण हो गया है, मतलब बीमार हो गया है, और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होगा, ठीक है। वैद्य यानी कि डॉक्टर सर दर्द को ठीक करता है तो उसे बुखार हो जाता है, अगर वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो फिर कुछ और हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसके अपने राज्य के बारे में बता रहा है कि मेरा राज्य बीमार हो गया है, अगर जो हमारे राज्य के वैद्य वगैरह हैं मेरे राज्य को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो फिर कुछ और बीमारी पनप जाती है, ठीक है। तो ये ऐसा कहा था MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। समझ गए होंगे। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसने बैराज में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर यात्रा की थी? तो ये यात्रा की थी MBT। आगे चलिए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था इब्न बतूता। आगे चलिए। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने चीन के मंगोल सम्राट का एक विशिष्ट मंडल बौद्ध धर्म मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, तो ये था MBT, ठीक है। ठीक है, समझ गए होगे ना। तो इसका आंसर हो जाएगा MBT के काल में, मतलब जो
चीन मंगोल के सम्राट का एक विशिष्ट मंडल, मतलब चीन और मंगोल के जो सम्राट वगैरह थे तो उनका एक ग्रुप आया था एमबीटी के काल में। और किस लिए आया था, तो ये बौद्ध धर्म के जो मंदिर वगैरह थे उनको देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर है, तो एमबीटी के काल में आए थे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने सबसे दीर्घ यानी कि सबसे ज़्यादा लंबा शासनकाल किनका था, तो ये था तुगलक वंश का था एमबीटी। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए सबसे दीर्घ अवधि तक शासन किसने किया था, तो इन्होंने लगभग 92 साल शासन किया था तुगलकों ने। और तुगलकों में से भी सबसे किसने, तो एमबीटी। आगे चलिए, रतन नाम के हिंदू को किसके साथ, ठीक है, रतन नाम के हिंदू को किसके साथ शासक काल में, ठीक है, किसके शासन काल में राज्यसभा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, तो एमबीटी के काल में। आगे देखिए, दिल्ली के सुल्तान ने प्रथम खलीफा के नाम से खुतबा नहीं पढ़ा था, तो ये नहीं पढ़ा था एमबीटी ने। आगे चलिए 49 नंबर देखिए क्या कहता है। दिल्ली के सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या फिर सैयद दाश माना था, तो ये माना था मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे चलिए, निम्न में से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुतुल, ठीक है ना, कुबतुल इस्लाम रखा था, तो ये रखा था, ये एमबीटी नहीं रखा था। ठीक है ना, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। तो दिल्ली में मतलब जब इसने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद या फिर देवगिरी ट्रांसफ़र की थी तब इसने नया नाम रखा था, और ये नाम रखा था एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे चलिए, किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र क्षेत्र सबसे ज़्यादा विस्तृत हुए या फिर विकासशील हुए, तो ये हुए थे एमबीटी के काल में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे चलिए, दिल्ली के सुल्तान ने यह नियम बनाया था कि वर्ष, ठीक है, एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी, तो ये किया था एमबीटी। ये एक सेकंड, ठीक है, 1/10 और 1/11 की बात की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, मतलब ये कृषि पर जो भी कर वगैरह थे तो ये मतलब उपज का 1/10 या फिर 1/11 थी। और इसने ये कहा था कि एक साल में मतलब इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु जमीन मापन से संबंधित नहीं था, तो ये था गयासुद्दीन तुगलक ने कोई ज़मीन वगैरह की पैमाइश नहीं करवाई थी। आगे चलिए, कि सुल्तान के द्वारा खालसा क्षेत्रों की भूमि की पैमाइश के स्थान पर बटाई प्रथा पर जोर दिया गया था, तो बताइए, ये दिया गया था गयासुद्दीन तुगलक के काल में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश, जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई। ठीक है, मतलब भूमि को जो नापने की प्रक्रिया वगैरह थी, पैमाइश करने की या नाप की प्रक्रिया थी, तो इसको मतलब निरस्त कर दिया था और इसकी जगह पर गल्ला बटाई की पद्धति को अपनाया था। तो ऐसा किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, ये बटाई वगैरह तो आप जानते होंगे, यूपी वाले तो जानते ही होंगे। मान लो ये खेत वगैरह है, ठीक है, तो खेत का ये मान लो 2 बीघे का खेत है, ठीक है, तो इसमें किसी को आप ठेके पे दे सकते हो, गल्ला बटाई बोलते हैं जिसको, ठेकेदारी प्रथा बोलते हैं। ठीक है, तो ये काम करेंगे तो इसमें जो भी होगा मतलब या तो उनको कह दो 50-50 कर लो, जो भी फसल होगी तो उसकी 50-50 होगी। ठीक है, या फिर गल्ला बटाई में ऐसे भी होता है कि भाई मजदूरी मेरी, ठीक है, मजदूरी मेरी, पानी खाद तेरी, ठीक है, बीज मेरे तो नराई गुड़ाई तेरी। ठीक है, इसको कहते हैं गल्ला बटाई, मतलब 50-50 भी हो सकता है। और बाकी फिर मेहनत मेरी या फिर बीज और खाद तेरा या फिर पानी मेरा और खाद तेरी, ठीक है, ऐसे होता है। तो इसको कहते हैं ठेकेदारी प्रथा या फिर गल्ला बटाई। ठीक है, और फिर बाद में जब फसल तैयार हो जाती है, मान लो ये खेत है, इसमें 10 बोरी गेहूँ की हुई, ठीक है, तो 10 बोरी गेहूँ की हुई, अगर 50-50 करोगे तो 5-5 बोरी बाटे में आएंगी। अगर 1/4 करोगे तो 10 बटे का 1/4 निकाल के देख लो, ठीक है, जितना भी आएगा। तो इसको कहते थे गल्ला बटाई। मतलब 10 बोरी हुई तो 10 बोरी में से अनाज भी दे सकते हो उसको आप, 2 बोरी भी दे सकते हो, 3 बोरी भी दे सकते हो, वो तो आप उस टाइम जो भी डिसाइड होता होगा। ठीक है, तो इसी को गल्ला बटाई कहते होंगे। आई होप समझ गए होगे। आगे चलिए, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, तो ये था ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नाम, और इसके काल में लगभग 1,80,000 गुलाम थे, जो कि हम देखेंगे आगे। गाजी मलक किस वंश का था, तो ये बताइए, तो ये था तुगलक वंश का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन दासों का शौकीन था, तो ये मैंने बताया ना, ये फिरोज शाह तुगलक दासों का शौकीन था। 1,80,000 गुलाम पाल रखे थे इसने। फ्रेंड्स समझ गए होगे दासों का शौकीन कौन था, तो ये था फिरोज शाह तुगलक। आगे देखिए, राज्य के खर्च पर हज की यात्रा कराने वाला पहला भारतीय शासक था, तो ये था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसने अपने
राज्य में जो भी मुसलमान वगैरह थे तो अपने राज्य की मतलब अपनी जेब से खर्च किया था और इन सबको भेजा था हज की यात्रा पर। आगे चलिए, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात की स्थापना की थी, तो ये की थी फिरोज तुर्क ने। डिफेंस फिरोज, ये थोड़ा फिरोज ऐसे होगा डिफेंस फिरोज, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, छोटी मात्रा आनी थी। डिफेंस आई होप समझ के हो गया। आगे चलिए, डिफेंस किस सुल्तान के दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम थे, तो ये मैंने शुरू में ही बता दिया, फिरोज तुगलक के काल में थे 1,80,000 गुलाम। आगे चलिए, डिफेंस किस एक दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार कार्यालय दीवान एक खैरात तथा दारुल सपा की स्थापना की थी, तो दारुल सपा की स्थापना की थी फिरोज तुगलक ने। डिफेंस दीवान खैरात और दारुल सपा की स्थापना की थी फिरोज तुगलक। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था, तो फिरोज तुगलक ने दीवान मुख्तराज एक खिलजी ने स्थापित किया था। डिफेंस आगे चलिए, समझ गए होंगे। दीवान खैरात तो ये था खैरात बांटने के लिए, मतलब दान दक्षिणा के लिए, और ये दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था, और दीवान बंदगान तो ये दासों का विभाग था। ठीक है, दासों के लिए बनाया गया था। आगे चलिए, इस पे लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार यूपीपीएससी में पूछा है। सर्व सर्व कर लगाया जाता था, तो ये लगाया जाता था इरीगेशन यानी कि सिंचाई पर, सर्व कर सिंचाई पर लगाया जाता, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दारुल सफा, ठीक है, दारुल सफा क्या था, तो ये मैंने बता दिया ना, तो ये एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, ए फ्री हॉस्पिटल दारुल सफा। ठीक है, इसको बनाया था किसने, फिरोज तुगलक ने। ठीक है, ये कई बार ग्रुप सीडी में पूछ लेता है। आगे चलिए, ठीक है, सल्तनत काल के सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई पर यानी कि इरिगेशन टैक्स लगाया था, तो ये लगाया था फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, तो फिरोज तुगलक। ठीक है, रटवा दूंगा इसी वीडियो में। आगे चलिए, वह सुल्तान जिसने सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराने का कार्य स्टार्ट किया था, तो ये था फिरोज तुगलक। नेक्स्ट देखिए, हाके सर्व, तो ये बता दिया ना, सर्व एक सिंचाई कर था जो कि लगाया था किसने, फिरोज तुगलक ने। फ्रेंड्स, जौनपुर की स्थापना किसने की थी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी। आगे चलिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसने दोनों संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर कर सके। ठीक है, तो बताइए कौन सा सुल्तान था तो इसने स्थापना की थी, फिरोज तुगलक ने। ठीक है, फिरोज तुगलक ने मतलब एक अनुवाद विभाग बनाया था, मतलब इसमें दोनों संप्रदाय के लोग बैठकर एक दूसरे के साथ चैटिंग वगैरह कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। डिफेंस, चैट माने होता है बातचीत करना। डिफेंस, चैट होता है ना फेसबुक वाला चैट, व्हाट्सअप पे चैट, तो चैट का मतलब बात ही करते हो ना। डिफेंस, समझ गए होगे। आगे चलिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया लगा दिया था फिरोज तुगलक। डिफेंस, जौनपुर की स्थापना तो ये कई बार बता दिया, फिरोज तुगलक ने की थी। आगे चलिए, टोपरा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में कई बार पूछा है कि जो अशोक का टोपरा अभिलेख है तो इसको दिल्ली कौन लाया था, तो ये लाया था फिरोज शाह तुगलक। डिफेंस, और यहाँ पूछा टोपरा और मेरठ अभिलेख दिल्ली कौन लेकर आया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक। डिफेंस, अगर ये पूछ रहे कि टोपरा का अभिलेख मिला कहाँ से है, तो ये फॉर अम्बाला। डिफेंस, ये अम्बाला से मिला था। आगे चलिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगा दिया था, तो फिरोज तुगलक ने। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था, तो ये लाया था फिरोज तुगलक। मैंने कई बार बता दिया है, कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था, तो ये लाया था फिरोज तुगलक। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था, तो ये कहा था फिरोज तुगलक ने। आगे चलिए, निम्न सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी धारण की थी, तो सैयद उस सलातीन की पदवी धारण की थी फिरोज तुगलक ने। ये बदने बता दिया। ठीक है, बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली में निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, तो ये रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1,80,000 गुलाम पाल रखे थे, तो उनमें से कुछ क्या कहते हैं बेरोजगार वगैरह थे, तो बेरोजगारी विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, ऐसे याद रखना। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा में व्यवस्थित पाठ्यक्रम लागू किया था, मतलब शिक्षा में जो पाठ्यक्रम लागू करने वाला सुल्तान था, तो ये फिरोज तुगलक था। आगे चलिए, सबसे ज़्यादा डिफेंस, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, तो ये फिरोज तुगलक ने। डिफेंस,
लोक निर्माण विभाग यानी कि ये जो PWD होते हैं ना, जिसको रेस्ट हाउस वगैरह कहते हैं, जो ये रोड वगैरह बनाते हैं फ्रेंड्स, लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD, जिनको रेस्ट हाउस भी कहते हैं, और ये सड़कें वगैरह जो बनाते फिरते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। तो फिर वो तो लखा के चलिए कि सुल्तान ने बेरोजगारों के लिए कार्यालय बनवाया था और उनको रोजगार दिया था, तो मैंने बताया ना। तो ये फिर वो तुगलक ने किया था, ठीक है ना। 1,80,000 गुलाम थे, तो उनके लिए बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय बनवाया। लगभग 1 लाख गुलामों को इसने रोजगार दिलवाया था, और बाकी 80,000 गुलाम इसके हरम की रक्षा करते थे, ठीक है ना। हरम वो होता है जहाँ पर राजा के लिए मतलब लेडीजें और स्त्री वगैरह रखी जाती, तो उस हरम की रखवाली करते थे जो इसके गुलाम थे 80,000, ठीक है ना। 80,000 इसके हरम की रक्षा करते थे, और 1 लाख गुलामों को इसने रोजगार दिलवा दिया था। आगे चलिए, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था, तो ये था निसारुद्दीन महमूद। आगे चलिए, लोक निर्माण विभाग, तो ये मैंने बता दिया, ये फिरोज तुगलक ने बनवाया था। तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया था, कई बार बता दिया। और किसके शासनकाल में किया था, ठीक है ना। अगर ये पूछ ले तैमूर ने आक्रमण कब किया था इंडिया पर, तो ये 1398 में किया था। और किसके शासनकाल में किया था, तो ये किया था निसारुद्दीन महमूद के शासनकाल में। ये देखिए, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, या फिर दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो ये निसारुद्दीन महमूद के काल में। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, समझ जाइए, ये एकदम डीप लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शासक के प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया, तो मतलब घूसखोरी खूब चलती थी किसके शासनकाल में, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा, निम्नलिखित में से किस सल्तनत के शासन के प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था, तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक के काल में घूसखोरी चलती थी, ऐसे याद रखना, ठीक है ना, यानी कि करप्शन। सल्तनत काल में फवालिज, ठीक है ना, फवालिज का अर्थ क्या था, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को कहते थे फवालिज, ठीक है ना। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसकी रचना का श्रेय स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को जाता है, तो इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी फतवाए फिरोज़शाही, ठीक है ना। इसकी रचना इसने खुद की थी। आगे चलिए, ठीक है ना, वह शासक कौन था जिसने एक सैनिक निरीक्षक लिपि को घूस देने के लिए सोने के सिक्के दिए थे, तो ये मैंने बता दिया ना, फिरोज तुगलक के काल में ऐसा होता था। आगे चलिए, सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे के सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित हैं, निम्नलिखित नामों में से कौन सा एकमात्र अपवाद है, ठीक है ना। तो बताइए, जो फिरोज शाह तुगलक के जो खुतबे वगैरह थे, तो उसमें सारे सुल्तानों का नाम मिलता है, लेकिन एक सुल्तान का नाम नहीं मिलता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि ये था गुलाम वंश का। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी किताब स्वयं फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखी गई थी, तो ये मैंने बता दिया, इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी फतवाए फिरोज़शाही, ठीक है ना। आगे चलिए, सतगनी चांदी का एक छोटा सा सिक्का होता था जो बराबर होता था एक 6 जितल के, ठीक है ना। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि सतगनी नाम का सिक्का किसने चलाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, और इसका वजन कितना होता था, 6 जितल के बराबर। आगे चलिए, फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भूभाग राजस्व के रूप में वसूल करता था, तो ये था उसरी भूमि पर, ठीक है ना। समझ गए होगे, फिरोज शाह तुगलक उपज का 1/10 भाग राजस्व के रूप में वसूल करता था, तो जो उसरी भूमि होती थी ना, जिस पर खेती बाड़ी वगैरह होती होगी, तो उस पर वसूल करता था। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किन सुल्तानों ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मस्जिदों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो दिल्ली के बाहर मस्जिदों में जाने से प्रतिबंध लगा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने लेडीजों के ऊपर। आगे चलिए, क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने समानतः खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया था, तो ये करवाया था तुगलक तुगलक वंश के राजाओं ने। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी, तो ये ऊपर पढ़ के आए, फिरोज शाह तुगलक ने दार उल सफ़ा नाम, ठीक है, दार उल सफ़ा को स्थापित किया था, ये भी ऊपर पढ़ के आए हैं। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के रखरखाव के लिए दीवान बंदगान स्थापित किया, तो ये तीनों ऊपर के सही हैं। चौथा देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो ये लिखी थी, ये भी पढ़ के आए, फतवाए फिरोज़शाही, ठीक है, तो ये चारों के चारों सही हैं। यहाँ पर बताना गलत कौन सा है, तो नन ऑफ दिस, ठीक है, कोई सा भी गलत नहीं है, सारे के सारे सही हैं। आगे चलिए, इतिहासकार, ठीक है, और यहाँ पर स्टार लगा हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन सारे के सारे सही हैं। आगे चलिए, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी
के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। आगे चलिए, फिरोज तुगलक ने जहांगीर प्रथा को पुनर्स्थापित किया। मतलब जो जहांगीर प्रथा वगैरह इसके आने से पहले लगी नहीं थी या फिर बंद थी, तो जहांगीर प्रथा को दोबारा से लागू कर दिया था फिरोज तुगलक ने, ऐसे याद रखना। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक तक शासन किया? तो ये मैंने बता दिया, तुगलक वंश ने। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर सरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था? तो बताइए, ये था विवाह कर। ठीक है ना, तो विवाह कर सरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था, मतलब विवाह कर को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया था? तो फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास किया था। आगे चलिए, खिज्र खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद वंश के नाम से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, खिज्र खां पैगंबर मोहम्मद के वंशधर थे, इस वजह से। ठीक है, खिज्र खां द्वारा राजवंश स्थापित किया था, सैयद राजवंश के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता था? क्योंकि खिज्र खां पैगंबर मोहम्मद का वंशधर था। ठीक है, वंशधर था। तो फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो। आने वाले टाइम में ना जो भी भाई मतलब मध्यकालीन भारत का प्रैक्टिस स्टार्ट होगा तो अध्याय 22 से स्टार्ट करेंगे। डिफेंस अब ऐसे करके हमारे 4100 क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो उसके 5 पार्ट हो गए हैं। 3 पार्ट हो गए थे एंसेंट हिस्ट्री के, 2 पार्ट हो गए हैं किसके? मध्यकालीन भारत के। डिफेंस जो आने वाला पार्ट नंबर 6 होगा, तो 6ठे पार्ट में हम देखेंगे एंसेंट हिस्ट्री का प्रैक्टिस स्टार्ट। डिफेंस तो ये थी वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ साथ अब हमारी जो ये सीरीज़ तो चली रही है, और हरियाणा जी के जो मैं चला रहा था वो हो जाएगी बंद, क्योंकि उसकी एक और वीडियो आएगी और वो आज शाम तक बन जाएगी। फ्रेंड्स तो हरियाणा जी के हमारी ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर, और जैसे ही हरियाणा जी की ख़त्म होगी तो मैं आपको NCERT का निचोड़ प्रोवाइड कराना स्टार्ट करूँगा। ठीक है ना, NCERT का निचोड़ मिलेगा आपको किसका? बायोलॉजी का, क्योंकि हमारे चैनल पर साइंस कंप्लीट करा रखी है, वो भी लूसेंट की बुक से। बट अभी हमें साइंस पे थोड़ा और काम करना होगा, तो NCERT का निचोड़ प्रोवाइड होगा, और वो भी आपको चैप्टर वाइज। ठीक है ना, जैसे ही हरियाणा जी के ख़त्म हो जाएगी तो NCERT पर चलेंगे, और वो भी पहले ही करेंगे बायोलॉजी एकदम चैप्टर वाइज, उसके बाद फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, क्योंकि यूपी विशेष में साइंस के क्वेश्चनों की बहुत वेटेज है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।